हेलो एवरीवन, मेरा नाम रेखा कुमावत है और आज हम डिस्कस करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम मतलब क्या होता है? परमाणु। और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? अणु। तो सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि जैसे अपने पास में जितनी भी चीज़ें, जैसे ये पेन हो गया, कॉपी हो गई, मोबाइल हो गया, कुछ भी जो भी अपन को आसपास में चीज़ें दिखती है, जैसे अपने नमक हो गया, पानी हो गया, ये हवा हो गई, तो जो भी जितनी भी चीज़ें होती है अपने आसपास में, तो वो किस चीज़ से बनी होती है। तो ये इसी चीज़ का अपन आज इसी चीज़ के बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे कि ये सब चीज़ें किस चीज़ से बनी होती है। और जैसे तो अपने इंडियन दार्शनिक भी थे अपने, उनका नाम था महर्षि कन्नड़। ये एक इंडियन दार्शनिक थे। तो महर्षि कन्नड़ ने क्या बताया? महर्षि कन्नड़ ने बताया कि अपने आसपास जितनी भी चीज़ें होती है, जैसे इस पेन को ले लेते हैं, तो इनको जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको जैसे जैसे तोड़ते जाएंगे अपन, लास्ट में एक लिमिट आ जाएगी कि इससे आगे अपन उसको नहीं तोड़ सकते, इससे छोटे उसके कण नहीं हो सकते। तो वो जो कण होते हैं उसको महर्षि कन्नड़ ने बोला परमाणु। ठीक है, परमाणु। तो महर्षि कन्नड़ ने बताया कि जो जितनी भी अपने आसपास में सारी चीज़ें होती है वो परमाणु से मिलकर बनी होती है, और सबसे छोटा सूक्ष्मतम कण होता है वो परमाणु होता है। ठीक है, तो परमाणु इतना ज़्यादा छोटा होता है कि अपन उसको बिन माइक्रोस्कोप में भी नहीं देख सकते, इतना ज़्यादा छोटा होता है परमाणु। तो सबसे पहले परमाणु के बारे में महर्षि कन्नड़ ने बताया। उसके बाद में आते दो ग्रीक दार्शनिक थे, नाम था डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने भी परमाणु के बारे में यही बताया कि अपन किसी चीज़ को तोड़ते जाएंगे तो एक टाइम के बाद में वो टूटना बंद हो जाएगी। तो वो जो सबसे छोटा कण होता है उसको इन्होंने उसको एटम बताया उन्होंने, सुना। तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया, अलग अलग वैज्ञानिक आते गए और उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी बताते गए। ठीक है, तो उसके बाद में एक वैज्ञानिक आते हैं, दो वैज्ञानिक थे, लवाइजिए एंड जोसेफ प्राउस्ट। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने बताया कि रासायनिक संयोजन के उन्होंने दो नियम दिए। रासायनिक संयोजन के दो नियम दिए। दो नियम कौन कौन से थे? एक था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण, मास ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, कंजर्वेशन मतलब होता है संरक्षण। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया? इस नियम में इन्होंने बताया कि अपन जो ये मास होता है, भार होता है, किसी भी अपन जो भी कोई भी रिएक्शन करवाते हैं उसमें जो भी रिएक्टेंट लेते हैं अपन, अभिकारक, तो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट बनता है उसका मास कभी भी चेंज नहीं होता। जितना भार रिएक्टेंट का उतना होता है, उतना ही भार उसका प्रोडक्ट का होता है। तो उन्होंने बताया कि मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो भी मास रिएक्टेंट का होता है वही प्रोडक्ट है। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई भी हो गया, जैसे कोई भी x प्लस वाई दो रिएक्टेंट है और ये मिलकर कोई ए प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जैसे अपन ने ले लिया कि 10 ग्राम जैसे x का है और 10 ग्राम ही y का है, तो प्रोडक्ट बनेगा जो भी, तो प्रोडक्ट कितने ग्राम का बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा 10 प्लस 10 बराबर 20 ग्राम। तो इसमें क्या हुआ? जितना अपन ने रिएक्टेंट लिया उतने ही प्रोडक्ट बना। तो इसमें क्या बताता है कि ना तो ये जो द्रव्यमान होता है तो उसको ना तो अपन क्रिएट कर सकते हैं और ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मतलब ना तो ये बनता है और ना ही इसको अपन नष्ट कर सकते हैं। तो जो भी द्रव्यमान अपन रिएक्टेंट में लेके वही द्रव्यमान उसमें प्रोडक्ट में बनेगा। ठीक है, तो ये था मास द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम था स्थिर अनुपात का नियम। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है? ये बताता है, ये नियम किसने दिया था? ये दिया था प्राउस्ट ने। तो ये नियम क्या कहता है? ये नियम बताता है कि जो भी अपन कोई भी रिएक्शन करवाते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, जो अपन ये जो रिएक्टेंट और उसका जो भी दो रिएक्टेंट, जो भी 2 या 3 जो भी अपन रिएक्टेंट की रिएक्शन करवाते हैं, तो उन रिएक्टेंट का जो अनुपात होता है वो स्थिर होना चाहिए। जैसे भी अपन कोई भी अपन, जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं अपन H2 किससे मिलकर बनाता है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का इनमें अनुपात होता है, इसमें एक निश्चित अनुपात होता है कि हाइड्रोजन को अपन एक जैसे कोई भी किसी भी यूनिट में लेते हैं तो इसका अनुपात 1 होता है और उसका ऑक्सीजन का होता है 8। तो ठीक है, जैसे अपन अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन लेते हैं तो अपन को 9 ग्राम ये ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन लेंगे तो उसका 8 ग्राम ऑक्सीजन का होगा, तो मिलकर बनाएंगे 9 ग्राम H2 नहीं। जैसे अपन ये रिएक्शन करवाए, रिएक्शन में इस तरह अनुपात इस तरह है। तो ये स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है कि जैसे कोई भी अपन प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें जो जिन तत्वों से वो मिलकर बना होता है उनका अनुपात स्थिर होना चाहिए। अगर अपन उसको स्थिर अनुपात में नहीं लेते हैं, जैसे H2 है, H2 को अपन 1:8 में नहीं लेते, अपन इसका अनुपात कुछ भी ले लेते हैं, जैसे अपन ने 2:4 ले लिया अपन ने, मान लो,
तो 2:4 चार्ज लेंगे तो H2 बनेगा ही नहीं। तो इसी प्रकार ये क्राउस्ट ने ये बताया कि अब जो भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें जो भी अपन रिएक्टेंट लेते हैं उनका अनुपात स्थिर होना चाहिए, वरना रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। उसके बाद आते हैं जॉन डोल्टन। जॉन डोल्टन ने 1808 में परमाणु सिद्धांत दिया। तो उन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत में क्या बताया, जो भी अब तक की पहले डिस्कवरीज हो चुकी थी उन्होंने उन्हीं की पुष्टि की जॉन डोल्टन ने। उन्होंने क्या क्या बताया, उन्होंने सबसे पहले बताया कि जो भी अपने आसपास में जितने पदार्थ होते हैं वो परमाणुओं से बने होते हैं, ठीक है। दूसरा उन्होंने बताया कि जो भी परमाणु होते हैं वो अविभाज्य कण होता है, मतलब वो इतने सूक्ष्म कण होते हैं कि उनके आगे अपन तोड़ नहीं सकते। आगे उन्होंने बताया कि जॉन डोल्टन ने आगे बताया कि जो भी सेम जो परमाणु होते हैं उनके कोई भी तत्व है उसमें जितने भी परमाणु होते हैं उनका द्रव्यमान सेम होता है, और अगर कोई अलग अलग परमाणुओं से बना होता है तो उनका सबका द्रव्यमान अलग अलग, सभी परमाणुओं का द्रव्यमान अलग अलग होगा, ठीक है। इस प्रकार इन्होंने जॉन डोल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत दिया। लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में हर थ्योरी के कुछ ना कुछ ड्रॉबैक होते हैं, कुछ ना कुछ कमियाँ जरूर होती है, लिमिटेशंस। तो इस जॉन डोल्टन के जो परमाणु सिद्धांत की कमियाँ क्या क्या थी, पहली कमी ये थी, इन्होंने क्या बताया था कि परमाणु को अपन तोड़ नहीं सकते। लेकिन परमाणु को बाद में जैसे जैसे आगे डिस्कवरी हुई, आगे थ्योरीज आई, तो उन्होंने बताया कि परमाणु को तो अपन तोड़ सकते हैं, परमाणु को अपन तोड़ सकते हैं। परमाणु में होते हैं प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं, प्लस इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो एक पहला ड्रॉबैक यही निकलता है कि परमाणु को अपन तोड़ सकते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है। आगे दूसरा ये था कि इन्होंने क्या बताया था कि जो भी कोई भी तत्व होता है उसकी जो सेम परमाणु होते हैं उनका भार सेम होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे कार्बन है, कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 13 भी होता है। जैसे तो कोई जैसे कार्बन से बना हुआ कोई भी वो है, कोई भी कंपाउंड कार्बन से बना हुआ, तो उसमें कार्बन 12 भी हो सकता है, कार्बन 13 भी हो सकता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि उसमें सारे कार्बन 12 ही हो। तो कार्बन 13 का भार, ये मास अलग है, कार्बन 12 का अलग है, ठीक है। तो इस प्रकार ये भी एक उसका ड्रॉबैक हो जाता है। तीसरा था कि उन्होंने बताया कि अलग अलग जो तत्व होते हैं उनका सबका उनके अलग अलग जो तत्व होते हैं उनके सभी के परमाणुओं का भार भी अलग अलग होता है। तो वही बात आ गई कि भार अलग अलग कैसे हुआ, जैसे हो सकता है जैसे कार्बन 13 हो गया तो कोई ये कार्बन 13 और कार्बन 12 ये क्या होते हैं, ये होते हैं आइसोटॉप्स। आइसोटोप मतलब जो ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक तो सेम हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो, तो उनको बोलते हैं अपन आइसोटोप। ऐसे होते हैं आइसोबार्स। आइसोबार क्या होता है, आइसोबार होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक तो अलग अलग हो लेकिन परमाणु भार सेम हो। तो अलग अलग परमाणुओं का अगर परमाणु भार सेम होगा तो उनसे बना हुआ तत्व में परमाणु भार सेम होगा। तो ये एक तीसरा ड्रॉबैक इनका ये हो जाता है। इस प्रकार जॉन डोल्टन के सिद्धांत के ड्रॉबैक निकल जाते हैं, ठीक है। ये हो गया जॉन डोल्टन का सिद्धांत। आगे आते हैं अपन देखते हैं जैसे मोलिक्यूल्स, अणु क्या होते हैं, मोलिक्यूल्स। तो मोलिक्यूल्स क्या होते हैं, तो दो या दो से अधिक परमाणु जो ये एटम्स होते हैं उनसे मिलकर बने होते हैं अणु। तो जैसे दो या दो से अधिक परमाणु उसमें आपस में अट्रैक्शन बॉन्ड होता है, आकर्षण, वो एक दूसरे से आकर्षण से बंधे हुए होते हैं, तो उन आकर्षण से बनता है मोलिक्यूल। तो इसमें एक सेम प्रकार के एटम्स भी होते हैं, भिन्न अलग अलग प्रकार के एटम्स भी हो सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन तो क्या बना H2। हाइड्रोजन एक ये एटम हो गया और ये क्या बना दिया इसने, मोलिक्यूल, ठीक है। तो इसमें ये दोनों एटम्स सेम हो गए। जैसे H2 हो गया, H2 क्या है, हाइड्रोजन हो गया, इसमें ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। तो दो तो हाइड्रोजन हो गए और एक ऑक्सीजन हो गया, तो हाइड्रोजन क्या है, एटम हो गया और ये मोलिक्यूल हो गया, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार के एटम से बना हुआ मोलिक्यूल है। तो इस प्रकार आपने देखा कि एटम्स क्या होते हैं, मोलिक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है। धन्यवाद।